हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स: स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इससे पहले कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के पार्ट्स स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन करें, हम रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, जैसे कि अगर आपने किसी बॉल को थ्रो कर दिया, वो बॉल रोल करती हुई आगे बढ़ रही है किसी सरफेस के ऊपर। ये एक सरफेस है और इसके ऊपर बॉल रोल करती हुई आगे जा रही है। तो यहाँ पर जो इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन वर्क करता है, उसी को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इसीलिए किसी भी सिलेंडर को अगर आप स्लाइड करके लेके जा रहे हो तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और अगर उसी सिलेंडर को आप रोल करके आगे ले जा रहे हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, कम वर्क डन करना पड़ता है। दूसरा है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई ये जार है, बीकर है, और इसके अंदर वाटर फिल्ड है, तो वाटर हो या कोई गैस हो या कोई अदर लिक्विड हो तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। और अगर हम किसी हैवी बॉडी को, जैसे कि एक मेटेलिक बॉल को, एक आयरन की बॉल ले ली आपने और उसके अंदर डिप कर दिया, तो जैसे ही वो आयरन की बॉल नीचे जा रही है, मोशन की कंडीशन में है इस फ्लूइड के अंदर, तो इस फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसे वो आयरन बॉल कट करते हुए नीचे की तरफ सिंक हो रही है। तो डिफरेंट जो लेयर्स हैं वाटर की या फ्लूइड की, वो उस बॉल के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, यानी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यही क्या होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। या अगर कोई बॉडी इस तरफ जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो तरीके का है: स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर आपके पास में कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक mg वेट की बॉडी आपने रख दी है, तो ये mg वेट की बॉडी सरफेस को नीचे पुश कर रही है mg फोर्स से। तो ये सरफेस इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n ऊपर की तरफ। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो n की वैल्यू mg के इक्वल होगी, और अगर ये स्लैंट सरफेस है तो फिर हम n की वैल्यू हम देखेंगे, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, इस सरफेस ने अप्लाई किया है, और बॉडी का वेट mg दोनों इक्वल होंगे। और अब हम इस बॉडी के ऊपर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा बिटवीन द सरफेसेस। फ्रिक्शन का रीज़न क्या है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे भी आप देख लें। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है स्मॉल f। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स कम अप्लाई किया है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा, और एक्सटर्नल फोर्स को आप जैसे जैसे इंक्रीज करते चले जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करता रहेगा और एक लिमिट तक इंक्रीज करता रहेगा। उस लिमिट के बाद में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी और बॉडी चल पड़ेगी। तो मान लिया कि बॉडी अभी किस चीज़ में है, रेस्ट में है, तो यानी कि F और स्मॉल f दोनों क्या है, बराबर है। एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को जो हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क कर रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर कैसा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर यही कंडीशन हम देखें कि इस बॉडी को हमने यहाँ रखा हुआ है, इसका वेट mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ लग रही है, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया F, और यहाँ पर बॉडी चल पड़ी, आगे की तरफ मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो तब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अब बॉडी किस में है, काइनेटिक कंडीशन में है। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम Fk से डिनोट करेंगे, K का मतलब काइनेटिक, और जब बॉडी रुकी हुई है तब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को Fs से डिनोट करेंगे, S का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप यहाँ देखिए, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F, तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स F भी उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 0, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो भी कितना होगा, 0।
क्योंकि आपने बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया ही नहीं है, तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा, 0। आपने बॉडी के ऊपर सपोज 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। आपने 2 न्यूटन का लगाया तो ये भी हो जाएगा 2 न्यूटन, 3 न्यूटन का लगाया तो ये भी 3 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी तक बॉडी रुकी हुई है तो ये अपने आप ही अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से मेंटेन कर लेता है, लेकिन एक लिमिट तक। सपोज जो है वो 3 न्यूटन इज ए लिमिट, 3 न्यूटन के बाद में आप इस पर और फोर्स लगाओगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो मान लिया जो ये 3 न्यूटन जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस सरफेस के द्वारा लगाए गए फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो 3 न्यूटन है यही क्या आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। अब सरफेस इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। ये 3 न्यूटन इज एग्जाम्पल, मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको बताया समझाने के लिए। कोई भी वैल्यू हो सकती है कि जिससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी मतलब सरफेस जो है वो नहीं लगा सकता उस बॉडी के ऊपर। आप ये देखो, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपने आप लिमिटिंग से भी कम हो जाएगा। सपोज 2.5 न्यूटन हो गया, आपने एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन किया तब भी ये कितना रहेगा, 2.5 न्यूटन। 6 न्यूटन कर दिया एक्सटर्नल फोर्स तब भी फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 2.5 न्यूटन। एक्चुअली जब बॉडी चल पड़ती है तो तब फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाता है और वो चेंज नहीं होता है। ये 2.5 पे कांस्टेंट हो गया है और ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो है काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो आप ये दोबारा से देखिए, जब तक बॉडी रेस्ट में है 3 न्यूटन तक फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस अप्लाई कर सकता है, तब तक ये बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। 3 न्यूटन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मोशन में आ गई तो फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो गया, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है और उसकी वैल्यू बल्कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम हो गई है। इसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम यहाँ ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ में आपने इधर ले रखा है एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी और एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कैपिटल F, और इधर ले रखा है आपने फ्रिक्शनल फोर्स, वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स ले रखा है स्मॉल f। तो दोनों के बीच में ग्राफ खींचें तो शुरुआत में क्या हो रहा है, जैसे जैसे f बढ़ रहा है वैसे वैसे स्मॉल f भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। उसके बाद में ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पैरेलल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद में नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, ये आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसे हम Fs मैक्सिमम से डिनोट करते हैं। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसीलिए इसे हम Fs मैक्सिमम से डिनोट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ रूल्स हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, नंबर फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस कौन कौन से हैं और उनकी कैसी नेचर है, वो स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है। रफ सरफेस होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये जो है हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। ये बात आपको पता है, अगर हम राइट साइड में फोर्स लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, अपोजिट टू मोशन। और थर्ड जो है वो आपका है कि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अगर सेम मास है, सेम वेट है, फॉर सेम वेट नॉट डिपेंड ऑन एरिया, नॉट डिपेंड ऑन एरिया इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, अगर आप एक ब्रिक को यानी कि ईंट को अगर आप ऐसे रख लेंगे
तब भी उसका वेट कितना वर्क करेगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन n होगी, n की वैल्यू mg के इक्वल होगी। और तब यहाँ पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो है एफएस मैक्सिमम, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब भी उतना ही होगा जितना कि अगर आप इसी ब्रिक को ऐसे खड़ा कर लेंगे और तब तब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एफ, तब भी उतना ही एफएस मैक्सिमम वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर वेट उतना ही है, नॉर्मल रिएक्शन उतनी ही है। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही, लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा म्यू एस। तो म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी कि ज़्यादा हैवी बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हल्की बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा। और अगर बॉडी मोशन में है तो यहाँ पर आ जाता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, जहाँ म्यू के हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।